नमस्कार। राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज बात करते हैं बिहार की, क्योंकि पूरे देश में बिहार में जो शराबबंदी है उसकी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि बिहार में बहुत अच्छे से शराबबंदी चल रही है, वहां पर लोगों ने शराब पीना कम कर दिया है या सरकार ने एक अच्छा मॉडल तैयार करके दुनिया के सामने रखा है। चर्चा इसलिए हो रही है कि शराबबंदी में भी बिहार में जहरीली शराब आराम से मिल रही है। उसको पीकर 30 से ज्यादा लोगों की अभी हाल ही में मौत हो गई। गोपालगंज से लेकर पटना तक हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीकर लोग मर कैसे रहे, लेकिन विपक्ष को नीतीश कुमार सरकार चुप कराने की पूरी कोशिश कर रही है। अब बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ये बात कह रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा की जरूरत है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी पॉलिसी को पुनः देखने की आवश्यकता जरूर है। तो जो स्थितियां हैं वह भयावह हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग से पूर्वी चंपारण में शराब का काम चल रहा है और जहां एक नंबर का शराब प्रशासन के सहयोग से चल रहा है वहां पर जाहिर बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। जहां पर प्रशासन कड़ा है वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। देखिए, एक बार पूरा रिव्यू करने की तो आवश्यकता है ही, हर हालत में रिव्यू करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत अच्छे इंटेंशन से और महिलाओं के पक्ष में लाया हुआ एक बहुत ही बढ़िया प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है कि जिन स्थानों पर प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद है उसके बारे में बिहार सरकार को जरूर चिंता करनी चाहिए। अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, खुद बिहार के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि छठ बीत जाने के बाद शराबबंदी पर एक पूरी समीक्षा होगी। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लोगों ने यह मतलब भी निकाला है कि शराबबंदी क्या खत्म होने जा रही है। इस सवाल पर हम आएंगे, पर उससे पहले सुन लीजिए कि नीतीश कुमार ने कहा क्या था। ये जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है। मुख्यमंत्री जी कैंपेन शुरू करने की बात कर रहे हैं, पर सवाल यह भी उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कितने लोग वैसे मारे जा चुके हैं, तो क्या अब पूरा इसकी समीक्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री को अपनी पूरी सरकार की जो नीति थी शराबबंदी को लेकर उस पर सोचना चाहिए। सवाल यही उठता है कि नीतीश कुमार के जिस कानून को जोर शोर से उठाकर महिलाओं का वोट लिया, एक बड़ा वोट बैंक था इस बार के बिहार चुनाव का। अगर आप देखें, एनालिसिस करें, तो महिलाओं ने खुल के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। उस शराबबंदी पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं, हमने कुछ रिसर्च निकाली और मोटे मोटे तौर पर ये जो कुछ पॉइंटर्स आपको दिखाने जा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल अब उठ क्यों रहा है। नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि होम डिलीवरी कॉकस पर कानून फेल करने के आरोप बार बार लग रहे हैं। मैं बिहार चुनाव के समय गया था वहां पर चुनावों में कवरेज करने के लिए। एक बात मर्दों ने, औरतों ने, सबने कही कि शराबबंदी नाम की है, घर बैठे बैठे आपको 24 घंटे कभी भी शराब, दाम जरूर महंगे होंगे लेकिन जो आप चाहें वो आपको मिलेगा। जहरीली शराब की चपेट में आम लोग इस साल आधिकारिक तौर पर 90 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जो लोकल पुलिस है उस पर अनावश्यक दबाव है। पुलिस माफिया की जो मिली भगत है उसका भी एक बड़ा खेल बताया जा रहा है। ये तो अब आपने सुना, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वहां पे वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस वालों का इसमें पूरा खेल होता है। एक बड़ा खेल एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो ताकतवर होने का उस पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद जो लिकर है यानी कि शराब है उससे सबसे ज्यादा किसी भी सरकार को राजस्व मिलता है
और 6 सालों में 48,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान की आशंका ही जताई गई है। और बिहार कोई अमीर राज्य नहीं है, बिहार कर्नाटका या महाराष्ट्र नहीं है, बिहार एक गरीब राज्यों में आता है, उसमें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। करीब 2 लाख करोड़ लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। ये सब कैसे, कहां से आ रहे हैं? 3 लाख लोगों पर पुलिस जो है वो एक्शन कर चुकी है, इसमें केस रजिस्टर कर चुकी है। इसमें से 90% गरीब लोग हैं। शराबबंदी के उल्लंघन में 2 लाख से ज्यादा मामले बिहार के आसपास के राज्यों में से आते हैं कि शराबबंदी जो है वो आसपास के इलाकों में नहीं है। यूपी, झारखंड जो भी उसकी सीमा से लगे हुए हैं वहां पर शराबबंदी नहीं है। तो इस वजह से शराब की जो तस्करी है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। नेपाल से भी अवैध शराब की तस्करी यहां पर हो रही है और नशे के दूसरे तरीकों पर सख्ती से रोक नहीं लग पा रहा है। तो जो आदमी अभी तक शराब पी रहा था वो अब और तरीके के नशों की तरफ बढ़ रहा है। सवाल इतने ही नहीं है, सवाल कहीं और भी है। CIABC यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज ने पिछले महीने एक प्रेजेंटेशन नीतीश कुमार सरकार के सामने रखा था। इस प्रेजेंटेशन में क्या कहा गया था? बिहार में शराबबंदी खत्म करनी चाहिए, ये ऐसा वो लोग कह रहे थे। अब CIABC के ने कहा कि कानून जो है वो पूरी तरीके से फेल है। इस संस्था ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि दिसंबर में जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया उसमें राज्य बीजेपी अध्यक्ष से मांग की थी कि दावों में कहा गया था कि जो विपक्ष है वो कानून को पूरी तरह फेल बता रहा है। आंकड़ों अगर के हिसाब से कानून जारी रखने के लिए फेवर में बहुत कम लोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी माना है कि शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत है। और बड़ा सवाल फिर घूम फिर कर यही है कि ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जिसमें कच्ची शराब पीकर, इल्लीगल शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर लोग दम तोड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद में सवाल आज हम जो पूछ रहे हैं वो यही है कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? जब घर घर होम डिलीवरी, तो शराबबंदी का फायदा क्या है? जब कानून व्यवस्था ही उसको रोक नहीं पा रही तो ऐसी शराब जो बंदी है उसका क्या काम? कमजोर शराबबंदी से सरकारी खजाने पर भी बड़ा डाका लग रहा है। जो माफिया हैं वो और एक जो पूरा सिस्टम है वो मिलकर पैसे कमा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, सरकार को नुकसान हो रहा है। तो क्या अब वक्त आ गया है नीतीश कुमार को अपने इस बड़े वादे पर दोबारा सोचने का? मेरे साथ इस वक्त संजय टाइगर जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बिहार से हैं। संगीत रागी साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सारिका पासवान जुड़ रही हैं, आरजेडी की नेता हैं। अफजल अब्बास जुड़ रहे हैं, नेता हैं जेडीयू के। और अभी हमारे साथ थोड़ी देर में पप्पू यादव साहब भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले, क्योंकि बार बार ये सवाल जो है वो मुख्यमंत्री जी के पाले में आ जाता है, तो अफजल अब्बास साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप खुद बताइए कि इस अभी तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। हम इस साल की बात कर रहे हैं जहरीली शराब के आंकड़े में। ये जो पूरा हादसा हुआ है, इस पूरे हादसे में जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुई है उसके बाद से सबसे बड़ा ये एक नंबर है जितने लोग जहरीली शराब से मारे गए। ना तो सरकार जहरीली शराब को अंकुश लगा पा रही है, तस्करी सरकार रोक नहीं पा रही है, तो ऐसी शराबबंदी का फायदा क्या है? देखिए अंकित जी, बिल्कुल शराबबंदी पूरी तरह से सरकार द्वारा लागू किया गया है, इससे इनकार नहीं किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में कई ऐसे कानून बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी वो अपराध होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून बना दिया गया और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। कानून का उल्लंघन भी होता है। मैं इस घटना की निंदा कर रहा हूं, दुखद है, वाकई बहुत ही दुखद है, जिसकी मैं तस्लीम कर रहा हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, औरतों का डिमांड था, किस मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम था, उसमें औरतों ने कहा कि शराबबंदी से बहुत औरतें प्रताड़ित की जा रही हैं। उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बंद किया था। अब एक सवाल मैं पूछा हूं, आपसे ही पूछा हूं कि क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मैं मुस्लिम हूं, मैं अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन की बात की। इस्लाम में शराब पीना हराम है, लेकिन मुसलमान भी शराब पीता है। तो क्या ये कानून इस्लाम का गलत हो गया? इसका मतलब है कि जागरूकता की जरूरत है। नहीं, जागरूकता की जरूरत है सर। आपके 15 साल से आप सरकार में हैं सर। और दूसरी बात, मैं खुद जमीन पे गया हूं, मुझसे ज्यादा आप लोगों से मिलते होंगे। जब चुनाव के समय में मैं गया तो जो महिलाएं कल तक शराबबंदी की बात कर रही थी वो अब यही कह रही हैं कि पहले अगर उनको 20 रुपए में 50 रुपए में शराब मिलती थी, आज वही शराब पीने के लिए वो 100 रुपए 150 रुपए खर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ एक पूरा माफिया तंत्र चल रहा है पुलिस के ऊपर, और कोई नहीं। आपके पार्टनर जो हैं वही इस पे सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस से किस तरीके से नेक्सस है। नहीं बिल्कुल। तो क्या आप ही कहते हैं कि 2 लाख 3 लाख लीटर पकड़ा गया, सरकार पकड़ी,
कोई पार्टी किसी पार्टी का वर्कर तो नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं लैक्सिटी होगी, मैं इस बात को मान रहा हूँ। तो सरकार ने कभी पुष्पनाही तो नहीं की, उनको बचाने की कोशिश की। हाँ, अगर उसमें माननीय मुख्यमंत्री कह रहे कि छठ की पूजा के बाद विस्तृत चर्चा करेंगे, उसमें गहन अध्ययन करेंगे, तो जाहिर सी बात गहन अध्ययन के बाद इसका रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, हर हालत में ठीक है। संजय टाइगर जी, आप इस पूरी जो शराबबंदी का जो जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इसका अभी तक साथ दिया है। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता आ गई है? ये आवाजें सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है, आप पार्टनर हैं, आप भी इस बात को लगातार उठा रहे हैं। राजस्व हो या लोगों की जान इस तरीके से खतरे में डालने की हो इल्लीगल शराब से, इस मुद्दे पर पूरे बिहार में इस वक्त काफी ज्यादा आक्रोश है। देखिए, जब शराबबंदी का कानून बना था उसके पहले बिहार विधानसभा में सभी दलों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लाया था कि कानून बनना चाहिए और सबके सहमति से कानून बनाया गया। लोगों का संशोधन और सुझाव भी लिया गया और कानून जब 2016 में प्रभावी हुआ उसके बाद जब आवश्यकता महसूस हुई इसमें थोड़ा बदलाव भी किया गया, संशोधन किया गया और 2021 में नियमावली बनी है। देखिए, इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। राज्य सरकार ने पूरा आकलन किया था। 2016 का जो आकलन था उसमें 4000 करोड़ से ज्यादा का प्रतिवर्ष का राजस्व का घाटा हो रहा था। बावजूद एक विकासशील राज्य ने ये साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया क्योंकि समाज बिगड़ रहा था, परिवार टूट रहा था। गरीबों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी, दिन भर कमाते थे, शाम को शराब पी जाते थे, पारिवारिक कलह में बढ़ोतरी हुई थी। इन तमाम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है और उसका मैंने कहा कि अब पर संजय जी ये तो अभी भी हो रहा है। गरीब आदमी अभी भी जहरीली, अब कम से अब वो जहरीली इल्लीगल शराब पीकर वो मर रहा है, वो तो अभी भी ऐसे ही मर रहा है। और यही सवाल लेकर मैं जी, देखिए, आपको पहले शराबबंदी और अवैध शराब दोनों को जोड़कर मत देखिए। जब बिहार में शराबबंदी लागू नहीं था हमारे शासन में या पहले के शासन में, तब भी अवैध शराब लोग बनाते थे। बिल्कुल लोग बनाते थे, लेकिन ये जोड़कर अब इसलिए देख रहा हूं क्योंकि सरकार दावे कर रही है कि किसी भी तरह से शराब नहीं मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसी तरह की अवैध शराब की तरफ ढकेले जा रहे हैं। उसका मुनाफा कमाने के लिए और खराब क्वालिटी की अवैध शराब बन रही है जिससे लोग मर रहे हैं। हमारी बात सुनेंगे, केवल अपनी बात सुनाएंगे। सर, मैं आपकी सुन चुका हूं, लेकिन कार्यक्रम में 1 घंटा आपकी बात नहीं सुनूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। पूछना आपका हक है, हाँ, लेकिन उत्तर जवाब के लिए आधा घंटा नहीं दे सकता हूं सर आपको। उत्तर सुनने का धैर्य रखिए ना, आपका सवाल जितना लंबा होगा उत्तर उतना ही लंबा होगा। और सरकार ने मुस्तैदी से इस कानून पर अमल किया है। लोग जेल के सलाखों के अंदर गए हैं, ठीक है, लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, अपनी पीठ थपथपाते रहिए। जो लोग अभी मारे गए हैं उनको जाके बताइएगा सरकार ने कितना बढ़िया काम करा है। सारिका पासवान जी, जब सर्वसम्मति से ये पूरा बयान, ये पूरा कानून जो है वो बिहार में लागू किया गया था, अभी तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की जो जेडीयू की सरकार है उसके मंत्री आके कह रहे हैं ये ऑपोजिशन की साजिश है, सरकार को हमारी बदनाम करने के लिए ऑपोजिशन की साजिश है। आप लोग चुनाव हार गए तो आपको लगा कि कुछ कर देना चाहिए, सरकार की थोड़ी बदनामी हो जाए। बात सुनिए ना, मामले की तफ्तीश हो रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात आप मैं बताता हूँ संजय जी, किसी और को भी मौका दे दीजिए। सर, आपने बोल दिया, जो आपकी बात सुन ली जनता ने, थोड़ा सा उनको भी मौका दे दीजिए। बात नहीं कहेंगे तो बोलने नहीं देंगे आप। भाई मन की बात करते रहिएगा ना, अभी थोड़ा तो बोलने दीजिए हमें। उल्लंघन नहीं होता है इसका मतलब वो कानून हटा दिया जाए। 302 का उल्लंघन होता है, वो कानून हटा दिया जाए। 307 का उल्लंघन होता है, कानून हटा दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम छठ पर्व के बाद इसकी समीक्षा करेंगे संजय जी, प्रभावी ढंग से। नहीं संजय जी, ये जो जोश से आप तर्क रख रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने भी रख दीजिएगा। वही कह रहे हैं कि इस कानून की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए, हटना चाहिए, तो मुझे बताने से पहले उनको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब आपने अपनी बात कह ली है सर, ऐसा ना हो जाए कि पूरा ये आपकी मन की बात ही बन जाए पूरा कार्यक्रम, तो किसी और को भी लेके आ जाता हूं। सारिका जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की साजिश है, उसमें आप आरजेडी का प्रमुख तौर से नाम लिया जा रहा है। हटाने वाली नहीं है। देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ कागजों और फाइलों में ही है, जैसा कि आपने भी कहा। और ग्राउंड रिपोर्टिंग जो भी लोग कर रहे हैं,
जो लोग जान रहे हैं वो बहुत बखूबी जान रहे हैं कि बहुत इजीली जो है वो शराब होम डिलीवरी हो रही है। भाई सर सुन तो लीजिए सर, सुनने का थोड़ा तो हिम्मत रखा कीजिए। आप भी आपको काफी मौका मिला बोलने का, मुझे भी बोलने का। शराबबंदी जो है वो टोटली फेलियर रहा। जब इन्हें वोट लेना होता है तो इसी शराबबंदी के लिए ये जाकर के लोगों के बीच में फॉलो अप कर देते हैं, अपनी पीठ खुद ही सब दबा लेते हैं। लेकिन सही तो यही है कि लगभग 20,000 करोड़ का एक पैरेलल जो अर्थव्यवस्था है, जो इस शराब के अवैध शराब के कारोबार से बिहार में खड़ा है और घर घर हर जगह ये मौजूद है। मैं आपको बता दूं, अगर हम इनसे प्रश्न करते हैं, हम विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, हम बार बार सबूतों के साथ इनके सामने खड़े होते हैं। क्या कार्रवाई वर्तमान सरकार के द्वारा होती है? पिछले 5 सालों में लगभग 50 समीक्षा बैठकें हुई है। जागरूकता फैलाने के लिए आपने मानव श्रृंखला का निर्माण किया, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। बावजूद आपके कई बॉर्डरों से ठीक है को पार करते हुए घरों घरों तक शराब पहुंच रहा है, तो ये किसकी फेलियर है? पर सारिका जी, मैं रागी साहब के पास जाने से पहले आपसे एक छोटा सा जवाब चाहता हूं। अगर आपको लगता है ये पूरी पॉलिसी बिल्कुल फेल है, तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने हिम्मत करी पिछले बिहार चुनाव में आके कहने की कि अगर हम सरकार में आए तो शराबबंदी वापस ले लेंगे? एग्जैक्टली। देखिए, बात यहाँ पे हमारा मुद्दा कभी ये नहीं रहा कि शराबबंदी हम वापस करेंगे या शराबबंदी करेंगे। ऑलरेडी वर्तमान सरकार ने शराबबंदी। अरे मैडम, आप इतनी खामियां गिना रही हैं ना, आप कह रही हैं एक पैरेलल इकोनॉमी है, सब कुछ है, तो फिर ये कानून अगर आपको लगता है कि बिल्कुल उसमें दम नहीं है, तो आप कहिए आके खुल के कि हम इसको वापस ले लेंगे अगर हम आए वापस तो। समीक्षा की बात तेजस्वी यादव जी ने भी कही थी और होनी चाहिए ये समीक्षा। ठीक है, ऐसे कानून का क्या फायदा कि जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, वो लोग कौन है? गरीब हैं, दलित हैं। ठीक है, आप तीनों ने कम से कम अपनी शुरुआती बात कह ली है। संगीत रागी जी के पास जा रहा हूं। रागी जी, आपसे समझना चाहता हूं सर, क्या शराबबंदी बिहार में इतना बड़ा चुनावी मुद्दा है कि जब वोट लेने की बात आई तो शराबबंदी के नाम पर इसको इंप्लीमेंट तो कर दिया गया, उसके बाद सरकार ना तो इसको ठीक से अभी तक जमीन के ऊपर इसको कार्यान्वित कर पा रही है। बिहार में कच्ची शराब हो या फिर इलीगल शराब हो या फिर तस्करी हो, वो बदस्तूर जारी है। सिस्टम के कई लोग इसमें बार बार ये बात कही जाती है, चाहे चुनाव के टाइम हो, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों या आम जनता, सब कहते हैं पुलिस के संरक्षण से चलती है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं क्या उनकी सबसे बड़ी जो स्कीम थी वो फेल होती दिख रही है अब? देखिए अंकित जी, अभी तक आपने जो कहा और जो बाकी लोगों ने कहा, मेरे जो बड़ा धर्म संकट है वो सारे के सारे सत्य हैं। दुर्भाग्य है कि मैं भी इस चीज को जानता हूं और मैं बिहार से हूं, तो मैं यह भी कह सकता हूं और ये इसके बहुत स्पष्ट प्रमाण है कि माफियाओं और पुलिस के संरक्षण में शराब की बिक्री होती है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि या तो आप इस कानून को हटा दें तो ये खुलेआम होगा, राजस्व का लॉस है, दोनों के बीच में एक संतुलन दिखाने की आवश्यकता है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। यदि आप बंद रखते हैं तो आपने कहा कि 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस एक बिहार जैसे जो कृषि प्रधान राज्य है उसको वहां पर लॉस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि शराब के कारण जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें कितनी कमियां आई हैं, एक क्या माहौल, नया माहौल बना है। मैं यह भी कह सकता हूं कि हाँ, वो माहौल बना है। तो ये सरकार को अब निर्णय करना चाहिए कि क्या इससे जब हम नीतियों का नियमन करते हैं तो हम ये पढ़ाते हैं कि दो नीतियां यदि हों और दोनों एक दूसरे को टकराती हों तो कहां से उसमें फायदा होने की गुंजाइश आपको मिलती है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पर संगीत जी, मैं क्योंकि वापस चला जाऊंगा तो फिर वो राजनीतिक तू मैं बन जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पर जिम्मेदारी भी तो कोई लेगा ना सर। अगर कोई भी सरकार कोई नीति बनाती है तो उसका फेलियर और सक्सेस की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होता है। इस तरीके से अगर अभी भी, और ये आंकड़े जो हैं ये मैं सिर्फ इस बार के अभी के बता रहा हूं, पूरे साल में अभी तक 85 लोग मारे जा चुके हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके की इलिसिट लीकर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको जहरीली शराब, क्योंकि उनको ऑप्शन नहीं है तो इस तरह की शराब पी रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी, उनकी मौत की जिम्मेदारी भी तो किसी के सर होगी ना सर। देखिए, यदि कोई गैर कानूनी काम करके और अपने मृत्यु का आह्वान कर रहा है तो उसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है। आप क्या कर रहे हैं कि आप जहरीली शराब को आप चोरी छुप करके आप उसका उपयोग कर रहे हैं,
तो स्वाभाविक है कि यदि कोई अपने 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 से चाकू मारने के लिए अपने गर्दन पर छुरा रखकर अपने आप को चाकू मारता है, तो उसमें सरकार इतना कर सकती है कि कानून व्यवस्था को पहले से बेहतर कर सकती है, माफियाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन एक भी आप अंकित जी आप जान लीजिए, कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नीतियां जो है जिसे हम कहते हैं 100% फुल प्रूफ नहीं होती हैं। मैं ऐसे कई चीजों को बता सकता हूं जहां पर आपने इस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, ठीक है, वो 100% लीकेज प्रूफ होती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें यही किया जा सकता है कि बिहार सरकार जो माफियाओं पर नकेल कसने की आवश्यकता है उसे त्वरित गति से उसका करे, उस पर उन पर नकेल रखे। पर अगर उसमें ढील है, अब्बास साहब, अगर इसमें जो सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को लेकर, कच्ची शराब हो या इलीगल शराब हो उसको रोकने के लेकर, तस्करी को रोकने के लेकर, माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के ऊपर, अगर उसमें ढील है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है या नहीं? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, अगर आपने खुद ही कहा कि अगर सक्सेस करते हैं तो वाहवाही मुझे मिलती है, अगर कोई कमी रहती है तो उसको मुझे झेलना पड़ता है। मैं इस बात को मान रहा हूं, कहीं ना कहीं कमी तो है जिसके वजह से ये हो रहा है। लेकिन सबके बावजूद अंकित जी ये बताइए कि हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम चाहें, हमारी का मतलब अवाम की भी जिम्मेदारी है कि एक समाज सुधार के लिए, एक परिवार सुधार के लिए क्या अच्छा कदम माननीय मुख्यमंत्री का है। कम से कम जिससे महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, सारिका जी बैठी हुई हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मैं तो एक छोटा सा मामूली सा एक पार्टी का कार्य करता हूं। इनसे जो आप, मेरा सवाल इस था जो आपने पूछ भी लिया था कि विधानसभा में कहें अगले चुनाव में कि हम शराबबंदी को हटा देंगे, है दम तो बताए दिखाएं, महिलाओं के बीच में जाएं, हम ये कहें कि इसमें सुधार कैसे किया जाए, एडवाइस कैसे किया जाए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। हाँ। कि कैसे इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो। आप सिवाय तनकीद और कमेंट से काम नहीं चलने वाला है। हमने एक अच्छी सारिका जी, कुछ सजेशन भी है आपके पास या सिर्फ उसके सरकार के ऊपर हमलावरी रहेंगे? आरजेडी के पास कमेंट्स का कुछ नहीं है, तनकीद नहीं कीजिए, सलाह दीजिए। और आपके 70-75 एमएलए मुख्यमंत्री से मिलकर बोले कि इससे किया जाए तो और सुधार होगा। ठीक है, वो बनाई जा रही है प्रदेश में, जो शराब जो है तस्करी की जा रही है प्रदेश में, क्या वो ये मुमकिन है कि शासन और प्रशासन के बिना जानकारी के इतने बृहद पैमाने पे जो हो रहा है, तो क्या मुमकिन है? सर आपसे मुझे ये बता दें। रही बात, आप हमारी बात कर रहे हैं तो हम हमेशा से कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए, तो समीक्षा कर लेना। आप सलाह अगर बातें समीक्षा के साथ साथ आप एडवाइस दिए ना। आपने तो विधानसभा चुनाव में आपके अलायंस पार्टनर नहीं, मैं ठीक है, कानून में बहुत त्रुटियां हैं। वो माएं बहनें जो रो रही है ना सर, जिनकी वोट की आप हमेशा से ये राजनीति करते आए हैं, आपने देखा होगा माओ को, बहनों को, बेटियों को रोते हुए, उनके भाई पिता, उनके माता और पिता सबको देखा आपने किस तरीके से रो रहे थे। तो सजेशन क्या है सारिका जी? आरजेडी की ओर से सजेशन क्या है? कानून में क्या क्या बदलाव कर देने चाहिए और किसकी जिम्मेदारी बननी चाहिए? किसका सजेशन क्या है? अच्छा सवाल आपका। अंकित जी, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है ना वर्तमान सरकार की बनती है, जिन्होंने शराबबंदी कानून को लाया प्रदेश में, और एक समानांतर जो कारोबार अवैध शराब का जो किया जा रहा है, रेवेन्यू लॉस की मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के पास वापस भी आता हूं, फिर पप्पू यादव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे इसके ऊपर। पर घूम फिर के वही बात है कि अरे देखिए, शराबबंदी हमने करा, उसका असर क्या हुआ, उसकी समीक्षा कौन करेगा? और जो लोग मारे जा रहे हैं, अगर सरकार की और पुलिस की तरफ से कोई ढील है तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना कि किस तरीके से कच्ची शराब बिक रही है, पुलिस वाले तस्करी करा रहे हैं, जो आरोप लगते रहे, इन सब पर भी तो कोई सवाल लेगा। नमस्कार, आप राष्ट्रवाद में हैं इस वक्त, और बिहार में जो हालात हैं और जिस तरीके से लोग मारे गए हैं कच्ची शराब पीने के बाद, अवैध शराब पीने के बाद, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पप्पू यादव साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार कह रही है कि देखिए समीक्षा तो हम करेंगे, लेकिन सरकार साथ साथ ये भी कह रही है कि अगर कानून में कोई कमी है, कानून में अगर कोई खामी है, तो इसका मतलब कानून वापस लेने क्या? मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती है, लंबे समय से सरकार शराब बंदी कानून को लाया हुआ है, उसमें इन्होंने एक जिद ठान ली कि हमने शराब बंद कर दी। नियत को मैं खराब नहीं कह सकता, लेकिन देश नेशनल पॉलिसी से चलती है। शराब की फैक्ट्रियां पूरे देश में हैं। गुजरात में भी शराब धड़ल्ले से बाजारों में बिक रही है।
गांधी की धरती और गांधी की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, अच्छी बात है। तब तो महावीर की भी बात कर लेनी चाहिए, जैनी हमको बन जाना चाहिए। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, समय काल पात्र के अनुसार चीजें चेंज हुई। आज हम नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के द्वारा हमारे यहाँ इंडस्ट्री आती है, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी बनती है, दुनिया हमें फॉलो करता है। गांधी जी के समय में कुछ और चीजें थी, आज कुछ अब जो आज बात हिंसा की होती है कि शराब के बाद हिंसा, तो शराब के बाद कितने अधिक लोग जेल गए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं जेल भी जाऊंगा। कल्पना नहीं की जा सकती थी। होम डिलीवरी बॉय, पीने वाला, बेचने वाला, बेचवाने वाला जेल सुन भी नहीं गया। एसपी नहीं गए, कलेक्टर नहीं गए, डीएसपी डिस्चार्ज नहीं हुआ। अब इनका तर्क यह है सरकार का कि क्या हम शराब चालू कर देंगे तो क्या जहरीली शराब से लोग नहीं मरेंगे? यूपी में नहीं मरे, बंगाल में नहीं मरे, बिल्कुल मरेंगे, एकदम मर भी रहे हैं। रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है। आप रोड एक्सीडेंट की गिनती करवा रहे थे तो शराब के बाद बलात्कार के केसेस कितने बढ़े, हत्याएं शराब माफियाओं के द्वारा आम आदमी की हत्या कितनी करवाई गई, जो थाने को खबर कर नहीं। दिया। तो पप्पू यादव जी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि ये कानून जो है, सरकार को ये कानून भंग कर देना चाहिए? जी, सरकार को कानून भंग कर देना चाहिए। इतनी सारी खामियां आपने गिनाई। हमने नहीं सुना भैया। अब क्या, मैं 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा। सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। देखिए, 2-3 बात समझने का प्रयास कीजिए। झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। कार्यपालिका, विधायपालिका, पत्रकारिता जगत और न्यायपालिका, ये चारों संस्थाएं संविधान के निर्माता, संविधान और लोकतंत्र की ताकत है। और ये चारों यदि गुटखा, दारू, शराब, शवाब में डूबे रहेंगे, यदि मैं डेली दारू पी रहा हूं, आप हर थाने के सिपाही से लेकर के कलेक्टर, एमएलए से लेकर मंत्री, संतरी, लगभग सभी का, पत्रकार, सभी का आप ब्लड सैंपल ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा 1 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर दारू पीते हैं लोग कि नहीं डेली। तो सर, ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी ना। अगर सरकार भेदभाव कर रही है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार जो पॉलिसी है वो गलत है। अगर आपको लगता है कि सारे एमएलए, सारे मंत्री, सारे पुलिस वाले, सारे पत्रकार शराब पी रहे हैं, और अगर बिहार के अंदर शराबबंदी है, कानून है, उठा के बंद कीजिए सबको, तो आपको डिमांड करनी चाहिए कि सबके ऊपर समान तौर से कानून लागू होना चाहिए। मेरी बात तो मैं वहीं आ रहा हूं, पहले पूरी गौर से तो सुन लीजिए जी। सरकार ने कही थी कि हम डीएम, एसपी सबको सस्पेंड करेंगे, एक्साइज सुपरिटेंडेंट को जेल में बंद करेंगे, इंस्पेक्टर को जेल में बंद करेंगे। आप सरकार से पूछिए कि कितने आपने गोदाम में इतने दिनों से करोड़ों अरबों की शराब पकड़ाई, इतने लोग जेल गए जो लोग शराब पीने वाले थे, कितने गोदाम के मालिक जेल गए, कितने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल, झारखंड के लोग माफिया जेल गए, कितने नेता मरे हैं, कितने लोग मरे हैं, बड़े लोग, कितने पैसे वाले लोग मरे हैं। जहरीली शराब, जो देसी शराब बन रहा है दलितों के बस्ती में जी, या कमजोर गरीबों के बस्ती में, जहां पर थानेदार जबरदस्ती किसी बड़े ताकतवर लोगों से, माफियाओं से मिलकर ऐसी शराब को बना करके समाज में परोसते हैं। पंचायत चुनाव में अभी घर घर शराब परोसे गए। पंचायत का मुखिया, जिला प्रमुख, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, एमएलए, एमपी के चुनाव में शराब परोसे जाते हैं। तो सर, कानून गलत है या कानून का इंप्लीमेंटेशन गलत है? जीडीपी सर मेरी बात तो सुनिए, कानून भी गलत है सर, उसके उसी पर तो आ रहा हूं। हाँ। इंप्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, कानून भी गलत है सर। 200-300 रुपये का शराब 1200, 800, 700 रुपये में मिलता है। ठीक है। और ये सारा पैसा हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी बिहार की जीडीपी और डेवलपमेंट को और आम आदमी के लिए काम आता, वो दूसरे स्टेट को जाता है। उसके बाद जो रेस्ट पैसा है वो एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, विधायका
पदाधिकारी, एसपी, कलेक्टर, दरोगा, थानेदार, ऐसे लोगों को जाता है। तो जो पैसा सरकार के खजाना में जाना चाहिए और जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो दूसरे स्टेट हम पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी मौत भी हो रही है, तीसरी तरफ हम जेल भी जा रहे हैं जिसको कभी नहीं जाना चाहिए था। होम डिलीवरी बॉय जो बेरोजगार है 300-200 रुपया कमाता है वो जाता है, और बड़ी मछली, बड़ी बड़ी केतला, बड़ी बड़ी मछली बच जाता है, और छोटी तो पप्पू यादव जी, इंग्लिश शराब में भी अब बढ़ने लगा, लगभग लेबू लगा के। जो शराब जहरीली या देसी शराब बनती है किसी भी वहां के ब्लॉक प्रमुख को आप कंप्लीट रूप से और बार बार एक ही रात अपराध पिएगा तो वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज, हमारी जीडीपी बाहर नहीं जाए, इसके लिए आप इक्विटी बढ़ा दीजिए, आप टैक्स को बढ़ा दीजिए, 70 से एक बोतल पर 80% कर दीजिए। जिले में 2-3 जहां पर बड़े होटल हैं उस पर आप शराब को ठेका कर दीजिए, और ब्लॉक में एक, पंचायत को कंप्लीट बंद कर दीजिए, ताकि हमारी जो पैसे हैं हमारे गवर्नमेंट को जाए, हमारे डेवलपमेंट में मेरे आदमी का, बिहार के बिहारियों का पैसा बाहर ना जाए। दूसरी, तीसरी चीज, चौथी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप इंग्लिश शराब का ठेका तो कर देंगे, लेकिन जहरीली शराब को कंप्लीट बंद करने के लिए आपको कठोर कानून, जो जिस पंचायत में ये बने, जिस ब्लॉक में बने, वहां का सीओ, वहां का बीडीओ, वहां का जनप्रतिनिधि को की जिम्मेदारी तय। आपने बात बोल दी, आपने बात बताई। संगीत रागी जी, क्यों नहीं करते हो? संगीत रागी जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं सर, मैं एक एक बार सबके पास आ जाता हूं। पप्पू यादव जी, आपने जो बातें बताई ना सर, आपके सुझाव बड़े दमदार सुझाव हैं, इस पे सबका रिएक्शन ले लेता हूं फटाफट। संगीत रागी जी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये तो क्या चाह रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जिम्मेदारी तय कर दीजिए शराबबंदी का, उसके बाद देखिए क्या असर होता है। अंकित जी, अब मुखिया कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी तो होती नहीं, अब आप उसको जिम्मेदार कैसे, यदि मैं अपने गांव में जाकर के कहीं से ला करके शराब अपने घर में आकर के पीना कर दूं, तो मुखिया कहाँ से कर लेगा? मुखिया तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नहीं, ना मुखिया इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो आप उसे किस आधार पर करेंगे? पप्पू जी ने एक ऐसा नया तरीका निकाला है, हम लोग उसको पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाते हैं, जोन ऑफ इंडिफरेंस। ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिसे इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता है। तो जो पप्पू जी का जो विचार है, देखो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन वो नेता का विचार है। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी को आप लागू करने लगेंगे तो इन सब चीजों की कोई जगह नहीं होती है। हाँ, एक सुझाव उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने दिया कि भाई जो बड़े बड़े होटल हैं आप उनको सीमित, ये वहाँ आप सीमित कर सकते हैं, उन पर टैक्स आप बढ़ाइए, एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ा दीजिए, तो रेवेन्यू का एक कंपोनेंट वहां से आएगा। और एक होटल बिजनेस से ज्यादा वो दूर ले जा करके गांव तक जो अभी शराब वगैरह फैल जाता है, या गांव में अब एक प्रकार का नया कल्चर उभरता हुआ दिख रहा है, ठीक है सर, वो चीजें खत्म करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए संजय टाइगर जी, 30 सेकंड सर आपके पास, अब अंत में क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार को क्या करने की आवश्यकता है? पप्पू जी को तो पर्याप्त समय दिया, हम पर भी जरा रहम करिए। देखिए, पहले तो जब ये कानून बना था, आरजेडी की प्रवक्ता बोल रही थी कि कानून में खामियां हैं, तो जब कानून बना था आरजेडी सरकार में थी, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, बाद में संशोधन भी हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समीक्षा करेंगे। देखिए, कोई लाख माहौल बनाए, लाख तर्क दे, ये कानून वापस लेने वाले हम नहीं हैं। हम और सख्ती से कैसे लागू हो, कैसे प्रभावी हो, दोषी कैसे दंडित हो, इसके उपाय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होटलों में दीजिए, गांव में मत दीजिए, फिर यही लोग कहेंगे कि अमीरों के लिए आप दे रहे हैं, गरीबों को पाबंदी लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगी। ठीक है, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारा मकसद भी बिल्कुल साफ है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, देश में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम है, क्या उसके बाद उसका उल्लंघन नहीं होता? दहेज के विरुद्ध कानून है, उसका उल्लंघन नहीं होता? कानून को हटा देना समस्या का समाधान नहीं है। समझ में आई सर आपकी बात। भी बनाएंगे और ढंग से लागू करेंगे, और इसके लिए जो सुझाव देना है लोग सुझाव दें। ठीक है, पप्पू यादव जी बाउंड्री बांध रहे थे, मिला जुला के शराब बेचने दिया जाए, ये कतई होने वाला नहीं है। ठीक है, सारिका जी, अंत में आपके पास आपसे पूछना चाहूंगा, सुझाव कुछ कंस्ट्रक्टिव भी देंगे या पूरा इसका मामला सिर्फ हटाने तक ही सीमित रहेगा?
जी मैं सिर्फ 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ सत्ताधारियों से कि जो आंकड़े, अगर मैं आपके ही आंकड़ों पे जाऊं तो लगभग 2 लाख लोग जो हैं जो अभी जेलों में बंद है शराब पे तस्करी के मामले में बेचने और इन तमाम मुद्दों पे, तो वो लोग कौन है आखिर, किस तबके से बिलोंग करते हैं? ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो रसूख वाले लोग हैं उनके लिए आज भी शराब उनके घर से पहुंच से दूर नहीं है। अगर वो होम डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं तो वो फ्लाइट लेके चले जा रहे हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए। ठीक है। लेकिन अंततः कौन लोग हैं जो सफर कर रहा है? जो मरने वाले लोग हैं वो लोग कौन है? गरीब, दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके लिए सरकार क्यों नहीं बात कर पा रही है? ठीक है, सरकार को समीक्षा की आवश्यकता है, कम से कम ये तो इसमें निकल के आया। वो समीक्षा क्या होगी और किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ये देखना भी बाकी है। आंख नहीं मूंद सकती है सरकार, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। लोग मर रहे हैं, इसकी चाहे इंप्लीमेंटेशन में खामी हो, चाहे इसके अंदर और कुछ सख्ती लाने की जरूरत हो, पर नीतीश कुमार को एक बार जरूर सोचना होगा कि अब इस पूरे कानून की क्या आगे रूपरेखा होने वाली है। देश के अंदर एक कोई नेशनल पॉलिसी है नहीं इसके ऊपर, हर राज्य स्वतंत्र है अपने इस तरीके से काम करने के लिए, पर राज्यों की भी जिम्मेदारी फिर बन जाती है कि लोग इस तरीके से इल्लीगल बनी हुई कच्ची शराब, जहरीली शराब पीकर ना मारे जाएं। अगर वो उन्हें रोक नहीं सकते शराब पीने से, तो उनके लिए वो क्या व्यवस्था करेंगे, ये भी सरकार के ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी और सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्रवाद में हमसे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़े मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। उम्मीद यही है कि सरकार त्वरित तौर पर कम से कम इसके ऊपर एक समीक्षा जरूर करेगी, लोगों की जान इस तरीके से जाया ना जाए उसको देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।